हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एविडेंस में, और एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, उससे पहले ओरल एविडेंस को हमने पढ़ लिया। तो अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा है, वो देख लीजिए। ओरल एविडेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझने से पहले एविडेंस को समझेंगे, जैसे हमने ओरल एविडेंस में समझा था कि एविडेंस क्या होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में एविडेंस को इंटरप्रेट किया गया। बताया गया एविडेंस दो तरीके के, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल हम ऑलरेडी कवर कर चुके, हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्री कवर करना है। तो डॉक्यूमेंट्री को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होता है जिसके लिए कोर्ट में हम यानी पार्टीज, पक्षकार जो होते हैं, इजाजत मांगते हैं कि ये फैक्ट हमें आप प्रूव करने के लिए, इस एविडेंस को लाने के लिए परमिशन दे दीजिए। ऐसा बोला जाता है कोर्ट से। या फिर कोई फैक्ट कोर्ट के सामने आता है और उसमें एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस कैसे हो सकता है, इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को मंगाना पड़ेगा। तो कोर्ट बोलते हैं कि ठीक है, ये हमें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए लाइए। यानी कोर्ट खुद से बोलते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि इस डॉक्यूमेंट को आना पड़ेगा कोर्ट में, तभी आपका फैक्ट प्रूफ होगा। या तो तब लाया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या फिर तब लाया जाता है जब पक्षकार जो होते हैं अपने फैक्ट को, अपने पक्ष को, अपने तथ्य को साबित करने के लिए कोई एविडेंस के इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट से परमिशन मांगते हैं। वर्ड यूज किया इंस्पेक्शन, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में आता है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये तो समझ में आ गया कि कोई एविडेंस जो है इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के पास आएगा, या तो कोर्ट खुद इजाजत देंगे या हम कोर्ट से इजाजत मांगेंगे। अभी बात आती है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ। देखिए, डॉक्यूमेंट का जो मतलब है ना, वो इतना छोटा नहीं कि मैं आपसे बोल दूं कि ये एक किताब है, ये एक डीड है, अब आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये डॉक्यूमेंट हो गया। जी नहीं, डॉक्यूमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें कुछ भी प्रिंट किया हुआ, कुछ भी लिथोग्राफ किया हुआ, या कुछ भी फोटोग्राफ है, वो सब आ जाता है। देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया लिथोग्राफ। तो लिथोग्राफ माने होता है शिलालेख। तो यानी कि कोई अगर पत्थरों पे भी कुछ लिखा हो गया है ना, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। बेसिकली अगर इसका समरी समझना है तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कुछ भी रिटन जो होगा ना, वो सब आ जाता है किसमें, डॉक्यूमेंट में। अब वो रिटन कई तरीके से हो सकता है, वो छपाई के थ्रू भी हो सकता है, वो लिखाई के थ्रू भी हो सकता है, वो फोटोग्राफ के थ्रू भी हो सकता है। यानी फोटोग्राफ कीजिए, वो भी एक तरीके का जो है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। तो उसमें तीन चीजें बोली, कोई भी चीज प्रिंट किया गया, लिथोग्राफ किया गया, या फिर फोटोग्राफ किया गया, ये सब चीजें मान ली जाती है डॉक्यूमेंट में। यहां तक कि कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून जो बने होते हैं, जो कार्टून होते हैं उनको भी डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। कि अगर कहीं पे किसी पर जगह कार्टून बने हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, कैरिकेचर एक वर्ड यूज हुआ है इसमें डॉक्यूमेंट में, तो वो भी जो है क्या मान लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मान लिया जाएगा। यानी कि सिर्फ लिखावट की बात नहीं है डॉक्यूमेंट में, बल्कि कोई भी फिगर है, कोई भी मार्क है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी पिक्चर है, सभी तरीके की जो हमारे पास टेंजिबल चीज होगी, टेंजिबल एविडेंस होगा, उसको हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस जो कि हम छू सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा, क्योंकि ओरल एविडेंस हम छू नहीं सकते हैं ना, इसलिए आपको फर्क बताने के लिए कहा। जो भी हम छू सकते हैं ना, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा, चाहे वो प्रिंटिंग फॉर्म में हो, लिथोग्राफ्ड हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो फोटोग्राफ्ड हो, कुछ भी, चाहे वर्ड्स हो, चाहे फिगर्स हो, चाहे मार्क्स हो, सब डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये बात हमें समझनी है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, वो इंटरप्रेट कर दिया सेक्शन 3 में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस क्लास के साथ आगे, जिसमें बताया गया कि हम पढ़ने वाले क्या है आज। हमने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में चैप्टर 5 में कवर किए गए हैं सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90A तक। बहुत सारे सेक्शन है, इस क्लास में कवर नहीं करने, और ना मैं करूंगी, ना हो पाएंगे, ना मुझे करने हैं। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे 61 से लेके, और मैं आज सिर्फ 65 तक कवर करने वाली हूँ। ऑल्दो 65A और 65B भी है, जिसके लिए नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में वो कवर नहीं होगा, अदरवाइज सब जो है केओस हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप समझिएगा, सिर्फ सुनिएगा, मेरी बात को समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको समझा सकती हूँ कि हाँ, इस चीज की गारंटी है कि समझ आ जाएगी अगर आप सुन लेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझते हैं। 61 जो सेक्शन है वो बोलता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि
कहते हैं सेक्शन 61 में ये कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूफ करने हैं वो आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू या फिर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू। तो प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो अगर डॉक्यूमेंट को आपने प्रूफ करने हैं तो आप या तो प्राइमरी एविडेंस यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर सेकेंडरी एविडेंस सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में इतना बताया गया। डॉक्यूमेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस केस में अफजुद्दीन अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में ये कहा गया कि एक व्यक्ति तो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकते हैं। केस में याद रख लीजिएगा, इस केस में कहा गया व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकते। ये इस केस में हैंड हुआ था, इस केस में बोला गया। अब हम वापस आ जाते हैं, सेक्शन 61 हमने पढ़ लिया। अब एक वर्ड बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की ना, तो यहाँ पर एक देखिए आपके सामने केस है रामजी दया वल्ला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इन पोर्ट 1981 का केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये बोला कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको एडमिसिबल एविडेंस लाने पड़ेंगे। मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ करने हैं तो क्या लाने पड़ेंगे, एडमिसिबल एविडेंस लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप ऑथर ऑफ डॉक्यूमेंट भी ले आते हैं ना, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आप एडमिसिबल एविडेंस लाइए कि आप जिसके थ्रू, जिस एविडेंस के थ्रू इस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना चाह रहे हैं वो एविडेंस लाएंगे। बस हमें उसी से मतलब है, ऑथर कौन था नहीं था उसके आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा एडमिसिबल एविडेंस से। इस केस में ये बोला कि एडमिसिबल एविडेंस जरूरी है किसी कंटेंट को प्रूफ करने के लिए। क्या जरूरी है, एडमिसिबल एविडेंस। ये ध्यान रखना है हमें, एडमिसिबल एविडेंस जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए। अभी 61 में क्या पढ़ा, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एडमिसिबल एविडेंस। ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर आएगा उसकी भी जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ एडमिसिबल एविडेंस की। अब ये क्या देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस नर्मदा अग्रवाल का केस। इसमें क्या बोला, इस केस में ये बताया गया कि जब हम एडमिशन की बात करते हैं ना, कोई हम बोले कि एडमिशन कर रहे हैं किसी कंटेंट का, अभी मैंने बोला प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अगर किसी भी एविडेंस का एडमिशन हो रहा है तो उसका मतलब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का एडमिशन हो रहा है। किसका एडमिशन हो रहा है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है एडमिशन हो रहा है। ध्यान रखना, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का एडमिशन हो रहा है, सिर्फ ट्रुथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा। क्या, जब भी एडमिशन की बात करते हैं हम, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। एडमिशन में जो प्रूफ होगा, जो एविडेंस में आएगा, ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो प्रूफ नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रूफ की बात हो रही है। तो ये केस से हमें समझ में आ गया कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ। अभी इसमें बताया गया एविडेंस दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेक्शन नंबर 62 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की और सेक्शन नंबर 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की, और दोनों ही सेक्शन जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में क्वेश्चन आता है प्राइमरी एविडेंस कहाँ है और सेकेंडरी एविडेंस कहाँ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इसके साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ मेंशन है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ मेंशन है। तो आपको बताया था पब्लिक पहले आता है और प्राइवेट बाद में, यानी पब्लिक 74 में है और जो प्राइवेट है वो 75 में है। यानी कि डॉक्यूमेंट कितने तरीके के हुए, डॉक्यूमेंट दो तरीके के हुए, ऑरल एविडेंस जिसके की बताया कि प्रोविजन कहाँ है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके प्रोविजन हमारे पास कहाँ है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 4 ऑरल एविडेंस से डील करता है और चैप्टर नंबर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आगे बताए प्राइमरी एविडेंस होते हैं और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन नंबर 62 और सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन नंबर 63। और इसके साथ साथ एक तरीके से और डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज किया गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 और प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75। तो ये हमें याद रखना है, इन सेक्शंस को हमें कतई नहीं भूलना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी हम सेक्शन नंबर 62 के साथ आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। देखिए, प्राइमरी एविडेंस को बताते हुए बेयर एक्ट ने ये बोला कि प्राइमरी एविडेंस होता है जिसको कि कोर्ट में खुद से ही लाया जाता है। खुद से ही लाया जाने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट को ही लाया गया कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए। यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है इंस्पेक्शन, जैसे सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन में यूज हुआ था, यहाँ पर भी वही वर्ड यूज हुआ इंस्पेक्शन, कि जिस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाता है कोर्ट में, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, उसको प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। आम बोलचाल भाषा में अगर समझेंगे तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है फर्स्ट हैंड और सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड हैंड। प्राइमरी का मतलब होता है ओरिजिनल और सेकेंडरी का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है,
तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब ओरिजिनल और सेकेंडरी का मतलब डुप्लीकेट। तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब जिसको कि ओरिजिनल को लेके आए हैं कोर्ट में कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, उसको प्राइमरी एविडेंस बोल दिया। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो बहुत टर्म ऐसी है जो आपको समझ नहीं आएगा, साधारण शब्दों में आपको समझा देते हैं। पहली बात बोली एक्सप्लेनेशन 1 में, उन्होंने बोला कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया, जैसे मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, एक मूर्तिकार ने अलग अलग पार्ट में एक मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने के उसके बाद उसने असेंबल कर दिया, तो हर जो पार्ट है वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम करेगा, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हर पार्ट जो है वो ओरिजिनल है। एक राइटर ने एक बुक लिखी और बुक लिखने के बाद उसके अलग अलग पार्ट बनाए, पार्ट 1 में कुछ कंटेंट है, पार्ट बी में कुछ कंटेंट है, पार्ट सी में कुछ कंटेंट है, इस तरीके से उसने पार्ट बनाए, पार्ट 1, 2, 3, 4, इस तरह से साइंस सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट बना डाले। तो वो सब क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं एक दूसरे के खिलाफ। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्ट्स में बना है तो वो सब कैसे होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे, सेकेंडरी एविडेंस नहीं होंगे। सेकेंडरी एविडेंस वर्ड वहां यूज नहीं किया, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ इतना लिखा है कि वो जो है प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम करेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है। एक्सप्लेनेशन 1 में ही दूसरी चीज बोली, काउंटर पार्ट एक वर्ड यूज किया। अब काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट को समझ लीजिए पहले। काउंटर पार्ट का ये मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने कोई डीड बनाई, उस डीड को साइन करने के लिए जिसको भेजना है मुझे, वो एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति हैं। एक डीड बनाई और जिनसे साइन करवाने हैं वो बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब क्या करूं, मेरे पास दो रास्ते हैं, वो डीड को मैं पहले एक के पास भेजूं, जब वो साइन कर दे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, इस तरह से काम करूं, ये तो मेरी एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैंने डीड बनाई और डीड की मैंने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स बनाए, मतलब एक ही जैसी कॉपी तैयार करवाई और सबके पास भेज दी, वो बोली काउंटर पार्ट। यानी जब एक कॉपी को अलग अलग सेट में तैयार करके सब पार्टीज से साइन करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। इतनी बात हमें यहाँ समझनी है। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 में ही समझाते हुए बोला कि काउंटर पार्ट जो होते हैं, वर्ड यूज किया एग्जीक्यूशन। तो एक व्यक्ति ने, एक पार्टी ने कोई काउंटर पार्ट साइन किया, तो वो जो काउंटर पार्ट है वो उसके अगेंस्ट ही प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम करेगा। यानी कभी ऐसा केस आएगा कि काउंटर पार्ट में उसने साइन किए या नहीं किए, तो जो व्यक्ति है जिसने साइन किए हैं ना, उसके अगेंस्ट ही, यानी और दूसरी पार्टी जो होगी वो उसके अगेंस्ट काउंटर पार्ट को प्रूव कर सकती है एज प्राइमरी एविडेंस। हमें ये बात ध्यान रखनी है। और इस चीज को जो मैंने अभी बोला अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सेक्शन में इससे रिलेटेड एक और बात आपको समझ में आने वाली है। तो क्या बोला, जिन पार्टीज ने साइन करा उनके अगेंस्ट ही काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट काम करता है, अगेंस्ट, फेवर में नहीं, अगेंस्ट ही काम करता है एज ए प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करें, एक्सप्लेनेशन 2 में उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई चीज प्रोसेस के थ्रू तैयार हो रही है, प्रोसेस के थ्रू का मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है तो उसका एक प्रोसेस है, कोई शिलालेख लिखा गया, लिथोग्राफ्ट हुआ है तो वो भी एक प्रोसेस है, कोई फोटोग्राफ प्रिंट हो रही है, फोटोग्राफ बन रही है तो वो भी एक प्रोसेस है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट एक यूनिफॉर्म, वर्ड यूज हुआ यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से तैयार होता है, तो वो जब प्रोसेस के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। सुनिएगा, न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ तो न्यूज़पेपर की जितनी भी कॉपीज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम करेंगी। जब भी कोई डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस से गुजरता है तो गुजरने के बाद बहुत सारी कॉपीज उसकी तैयार होती हैं, तो वो सब कैसे होंगी, एक दूसरे के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम करेंगी। लेकिन लेकिन है इसमें, लेकिन का मतलब ये है कि अगर वो सारी की सारी कॉपीज किसी ओरिजिनल से तैयार हुई हैं तो वो ओरिजिनल के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम नहीं करेंगी, बल्कि वो क्या बन जाएंगी, उसकी सेकेंडरी एविडेंस बन जाएंगी। समझ में आया दोनों के बाद? यानी यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू तैयार होने वाली कॉपीज एक दूसरे के खिलाफ तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के खिलाफ को सेकेंडरी एविडेंस है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, वो तो खुद में प्राइमरी है, तो बाकी सारे कैसे हुए, सेकेंडरी हुए। तो एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले बताया था, लेकिन समझेंगे तो हम समझ आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया हमें कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है। और अगर क्या हमने बात करी अभी कि अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है तो एक दूसरे की कॉपीज प्राइमरी है और जो ओरिजिनल के खिलाफ है वो सेकेंडरी है। और हमने अभी इसके अलावा एक्सप्लेनेशन 1 में बात करी कि अगर एक जो पार्ट अलग अलग पार्ट्स में कोई तैयारी हो रही है तो वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। और काउंटर पार्ट जो एविडेंस होंगे वो अगेंस्ट काम करेंगे उनके जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है काउंटर पार्ट। ये 2 एक्सप्लेनेशन इसमें बताई गई।
अब प्राइमरी एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब जब हम एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू को चेक करते हैं कि प्राइमरी एविडेंस ज्यादा वैल्यू रखता है, सेकेंडरी एविडेंस ज्यादा वैल्यू रखता है, तो प्राइमरी एविडेंस ज्यादा वैल्यू रखता है, सेकेंडरी एविडेंस कम वैल्यू रखता है। सिंपल सी बात है, जो चीज ओरिजिनली जो बता सकती है वो सेकेंडरी एविडेंस, यानी हम बात करें डुप्लीकेट, उसका उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा जितने अच्छे तरीके से कि प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है तो वही कोर्ट में आना चाहिए और कोर्ट उसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर प्राइमरी एविडेंस आ ही नहीं सकता किन्हीं केसेस में, तब सेकेंडरी एविडेंस आएगा, अदरवाइज प्राइमरी एविडेंस ही होगा। प्राइमरी एविडेंस को प्रूव करना, ये पार्टी का एविडेंस को लेके आना, ये पार्टी का अधिकार है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस लाने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है और कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि कोई और चारा नहीं है हमारे पास। प्रार्थना करनी पड़ती है कि देखिए ऐसा हो गया, प्राइमरी एविडेंस नहीं आ सकता, वो क्या है वो सेक्शन 65 में पढ़ेंगे हम, देखिए आ नहीं सकता प्राइमरी एविडेंस, तो अभी आप हमें प्लीज परमिशन दे दीजिए कि हम सेकेंडरी एविडेंस लाए। अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, हाँ या फिर ना, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस तो राइट है, पर सेकेंडरी एविडेंस जो है वो ये कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा। यस आई वांट टू प्रूव दिस बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू प्रूव बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा सेकेंडरी एविडेंस में, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आप परमिशन दीजिए, प्राइमरी तो अधिकार है। तो ये प्राइमरी एविडेंस की इतनी एविडेंटरी वैल्यू है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस की। प्राइमरी नहीं हुआ तो सेकेंडरी आएगा ना। तो सेक्शन नंबर 63 क्या बोलता है, देखिए सेक्शन नंबर 63 में सर्टिफाइड कॉपी का वर्ड यूज किया। बोला कि सेक्शन 63 के सबसेक्शन 1 में बोला कि जो सर्टिफाइड कॉपीज होंगी, आगे उन्होंने जितने भी सबसेक्शन दिए बोला कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं इन सब चीजों की, उनको मान लिया जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। तो क्या क्या सर्टिफाइड कॉपीज हैं, जैसे ओरिजिनल की कोई कॉपी नहीं मिल रही, ओरिजिनल नहीं मिल रहा तो या ओरिजिनल मिल गया है उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, ओरल एविडेंस देता है एक व्यक्ति, मैं क्या बोल रही हूँ, ओरल एविडेंस देता है एक व्यक्ति ये कह के कि मैंने ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में देखा है, तो वो हो गया हमारे पास क्या सेकेंडरी एविडेंस। इसके अलावा कोई भी कॉपी जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिससे ओरिजिनल से दूसरी कॉपी तैयार कर सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, तब ओरिजिनल के खिलाफ वो कैसा होगा, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम करेगा। मैकेनिकल प्रोसेस जैसे फोटोस्टेट करा लेते हैं, या हम बात करें हमने या तो फोटोस्टेट करा लिया, या हमने जो कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जैसे हम अपना थीसिस कराने गए तो थीसिस का ओरिजिनल रखा अपने पास और उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रख ली, बाकी ओरिजिनल था वो सबमिट करा दिया। तो ये सब चीजें क्या है, ओरिजिनल की जब कॉपी करा सकते हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम करता है। मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर किसी और तरीके से हम सेकेंडरी जो है वो प्रोसेस जो ओरिजिनल के से जो है हम निकाल सकते हैं, जो कॉपी है उसकी, किसकी, ओरिजिनल की। तो ये सब सेकेंडरी एविडेंस यानी जो ओरिजिनल का कॉपी मान लेंगे हम, कैसी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम। बात बताया कि काउंटर पार्ट काम करता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है। या सेकेंडरी एविडेंस में भी काउंटर पार्ट यूज हुआ है, लेकिन किस तरीके से यूज हुआ है, सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि काउंटर पार्ट जो है उसका एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं किनके खिलाफ, जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ वर्ड आ रहा है जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया उनके अगेंस्ट हम ला सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस, और प्राइमरी एविडेंस जिन्होंने किया था एग्जीक्यूट। तो ये बात ध्यान रखना, काउंटर पार्ट के एविडेंस किसके लिए आ सकते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब देखना यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने वाली ये है कि सेकेंडरी एविडेंस जो है तभी ला सकते हैं जब हम ये बताएं कि जो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो ओरिजिनल से ही आया है। जब ये प्रूफ कर पाए कि ओरिजिनल के थ्रू ही सेकेंडरी एविडेंस निकला है, तब तो वो एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक न्यूज़पेपर हमने अभी बात की थी, तो न्यूज़पेपर की बात करें तो वो कैसे एक ओरिजिनल से निकले अलग अलग कॉपी बन गई, लेकिन मुझे किसी ने नोट्स दिए कि देखिए आप ये नोट्स रख लीजिए, मेरे नोट्स हैं, मुझे नोट्स अच्छे लगे, मैंने कहा अच्छा ये तो, और वो कॉपी है ऑलरेडी कॉपी है, क्योंकि किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को दिए, उसने मुझे पकड़ा है कि देखिए नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगा हाँ वाकई अच्छे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए इन नोट्स से। तो मैंने क्या किया, उन नोट्स से कॉपी कर लिया। अब मेरे पास जो नोट्स आए वो कॉपी की कॉपी थी, तो अगर वो मैं सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे कोर्ट पे लेके जाऊं तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल से नहीं आए। तो जो ओरिजिनल से आए, जो मूलभूत कॉपी है, उसको ही प्रूव कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस, कॉपी की कॉपी को प्रूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हमने बोला ओरल एविडेंस, उसकी तो वो तो दे सकता है जिसने देखा एविडेंस को, जिसने डॉक्यूमेंट को देखा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ओरल एविडेंस की कॉपी मैंने देखी थी वो प्रूफ नहीं हो सकता। जो सेक्शन नंबर 64 है वो बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। देखो सेक्शन नंबर 64 और सेक्शन नंबर 65 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेक्शन नंबर 64 ये बोलता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। तो बोल रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रूफ करने हैं, एविडेंस लेके आने हैं, वो कैसे लाएंगे आप? वो ओरिजिनल फॉर्म में ही लाएंगे। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट को प्रूफ करेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी। आगे उन्होंने बोल दिया सेक्शन नंबर 65 में, ऐसी जगह, ऐसे केसेस जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं आ सकता, वहां सेकेंडरी एविडेंस को दे सकते हैं हम, परमिशन दे सकते हैं कि आइए और प्रूफ करिए। वो कौन कौन से केसेस हैं वो सेक्शन नंबर 65 में बताए गए, और हर चीज, हर जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन नंबर 65 में क्या क्या केसेस बताए गए कि जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। क्लोज ए में बोला कि अगर डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में है जिसके के खिलाफ उसे प्रूफ करना है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है वो मेरे खिलाफ प्रूफ करना है, ठीक है, और अब मेरे ही पोजेशन में है तो मैं उसे क्यों दूंगी? नहीं दूंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसके खिलाफ प्रूफ होना है अगर उसके पोजेशन में है तो वो देगा ही नहीं, ये बात अगर है। या फिर ऐसा होता है कि जो प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू मुझसे लिया जा सकता है लेकिन वो अंडर द कोर्ट नहीं आता, या जैसे भी है प्रोसेस ऑफ कोर्ट में नहीं आता, या वो व्यक्ति जो चाहता है प्रूफ करना वो नहीं मुझसे ले सकता, या फिर अंडर सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट के नोटिस इशू होता है मुझे लेकिन मैंने ये प्रोड्यूस कर दी। तो उन सभी केसेस में क्या होगा इस चीज का कि मेरी ये डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस की उसके पास कॉपी है, वो जाके प्रूफ कर सकता है किसकी मैटर में, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यानी कि सेक्शन जो हमारे पास 65 है, तो सेक्शन 65 कंटेंट की बात करता है, कंडीशन की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है। तीन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट। किस चीज की? एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट, तीन चीजों की बात करता है सेक्शन 65 की। तीनों ही चीजों के केस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है कि हाँ ये एग्जिस्टेंस है, इसकी ये कंडीशन है, या फिर ये जो है इसका कंटेंट है। तो अभी मैंने बोला कंटेंट के केस में, तो कंटेंट के केस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है जब ये कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि पोजेशन में उसी व्यक्ति के है जिसकी अगेंस्ट है, और दूसरी बात भाई प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस में नहीं आता, व्यक्ति के प्रोसेस में जो नोटिस इशू करने के बाद भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता। क्लोज बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लोज बी ये बोलता है कि अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूफ होना था, जैसे मेरे अगेंस्ट प्रूफ होना था और मैंने उसको एडमिट कर लिया, प्राइमरी एविडेंस का एडमिट कर लिया, या ऐसे किसी व्यक्ति ने जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और उसका भी उस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट है, ध्यान रखना रिप्रेजेंटेटिव भी है और इंटरेस्ट भी है उसका उस चीज में, वो एडमिट कर लेता है। मेरे अगेंस्ट ही प्रूफ होना है, मैंने ही एडमिट किया है, तो मैंने जहां एडमिट किया है रिटन में होगा, तो वो रिटन जो होगा वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया, और वो जो है कैसे काम कर लेगा, उसको रिटन में जो होगा वो एडमिसिबल होगा सेकेंडरी एविडेंस। क्लोज सी बोलता है डिस्ट्रक्शन की बात करता है कि अगर डिस्ट्रक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, रुइन हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं आ सकता है, उसका वही उसकी जो मूलभूत प्रति है वही खत्म हो गई है, या जो बंदा है जैसे मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ कोर्ट में जाके, तो मैं किसी तरीके से मेरे मतलब कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं ओरिजिनल को ले जाऊं, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, उसके कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को जाकर के प्रूफ किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू, ठीक है। फिर क्लोज डी भी आगे बढ़ते हैं। क्लोज डी ये बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए जो ओरिजिनल है वो कोर्ट तक नहीं लाया जा सकता, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है वो कोर्ट तक नहीं लाया जा सकता, तो उसकी फोटोग्राफ खींच ली तो वो आ जाएगी कोर्ट के पास, तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आ सकते हैं जिन सेकेंडरी एविडेंस की तरह ट्रीट हो जाएंगे, जिनको की मूवेबल नहीं है, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। क्लोज डी ये बोलता है। अब आते हैं क्लोज ई। क्लोज ई और क्लोज एफ दोनों ही जो बात करते हैं ना वो रिटन में बात करते हैं कि अगर जब हम बात करें तो उनका रिटन में होना जो है, इनकी जो है सर्टिफाइड कॉपी होनी जरूरी है, क्लोज ई की भी और क्लोज एफ की भी। क्लोज ई बात करता है सेक्शन नंबर 74 की, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता तो उसको सर्टिफाइड कॉपी से प्रूफ किया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस को उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लोज एफ क्या बोलता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी को ही ये एक्ट परमिशन देता है प्रेजेंट करने के लिए, या कोई और लॉ परमिशन देता है, तो वो भी सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस काम करेगी और उसको एडमिट कर लिया जाएगा। क्लोज जी, क्योंकि टोटल जो इसमें क्लोजेस है जिसमें केसेस बताएगा कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा, वो 7 है, तो क्लोज जी तक पहुंचते हैं। अब क्लोज जी जो बात करता है ना वो स्किल की बात करता है, यानी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसमें स्किल है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इतना लेंदी है, जैसे सेवरल अकाउंट्स हैं कि कोर्ट में वो कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट खोलेंगे, कोर्ट जांचेंगे,
तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा कोर्ट का, बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होगा, डिले होता चला जाएगा। जब इस तरीके का अगर कोई बात है, इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसकी आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, मैंने बोला स्किल की बात हो रही है। तो जिस व्यक्ति का सेकेंडरी एविडेंस मान्य करेंगे, उसने जांची बात को कोर्ट के बाहर जांच के लाया और बता रहा है कि हाँ ये कंटेंट है, ये बात है, तो उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, उसको कितना कैपेबल होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए बताने के लिए कि हाँ जी ये चीज ऐसी है। तो क्लोज जी ये बात करता है। तो इन केसेस के साथ में, इन कंडीशंस के साथ में सेकेंडरी एविडेंस जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। इजी है, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, यही पार्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी हमने बात कर ली सेक्शन नंबर 61 की, जिसमें प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करी, 62 की प्राइमरी की बात करी, 63 की हमने बात करी थी सेकेंडरी एविडेंस की, 64 की बात करी कि प्रूफ ऑफ प्राइमरी एविडेंस कैसे होगा, और हमने अभी बात करी कि जो है 65 में सेकेंडरी एविडेंस कब दिए जा सकते हैं। अभी हमने सारे जो सेक्शन मैंने आपको 61 65 तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ केस जो रह गए उसको भी समझ लीजिए। ये आपने समझ लिया, इसको भी समझ लिया, ये आपको बता दिया कि कैसे है। अभी ये देखिए, शोभा रानी वर्सेस रवि कुमार 1999 का केस। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ केस याद करने की, याद कर लीजिएगा कि शोभा रानी जो है, इसका एविडेंस खो गया था। क्या हो गया था, इसका एविडेंस खो गया था, शोभा का एविडेंस खो गया था, याद रख लीजिएगा। तो यानी कि कोर्ट ने बोला कि अगर क्या हुआ था इस केस में एक व्यक्ति का प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो था वो खो गया, उन्होंने कोर्ट को कहा, रिक्वेस्ट करी कि आप हमें सेकेंडरी एविडेंस लाने के लिए परमिशन दीजिए, कोर्ट ने दे दी। बाद में ये प्रूफ हुआ कि अरे इसका तो प्राइमरी एविडेंस है, फैक्ट्स के थ्रू प्रूफ हो गया कि प्राइमरी एविडेंस है। तो ये चीज प्रूफ हो जाना कि उसका प्राइमरी एविडेंस है, उस चीज की, किस चीज की, जो सेकेंडरी एविडेंस आया था कोर्ट में परमिशन के बाद, उसकी लीगलिटी को, उसकी वैधता को खत्म नहीं करने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या हुआ था, शोभा का डॉक्यूमेंट था वो खो गया था। अब केस मोहन वर्सेस संध्या मोहन का केस समझिए। इसमें क्या हुआ, मोहन ने टेप रिकॉर्डिंग की, ये याद रखिएगा, मोहन ने क्या किया, टेप रिकॉर्डिंग की। तो यानी कि टेप रिकॉर्डिंग जो एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में। फिर के शिवालिंगा वर्सेस बीवी चंद्रशेखर गौड़। अब ये देखना, गौड़ जो था वो मनी लैंडर था। गौड़ कौन था, मनी लैंडर था। क्या कहता है, गौड़ जो है मनी। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ ऐसे, वो इसलिए क्योंकि जो प्री के साथ साथ ना जब मेंस एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूरा 61, 62, 63 पे पूछ लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या होते हैं, कैसे प्रूव होते हैं। और आप अगर केस लॉ नहीं लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ कि गौड़ जो है वो क्या है, वो मनी लैंडर है। तो यानी मनी लैंडर से रिलेटेड है। उसने बोला कि अगर सर्टिफाइड कॉपी, मनी लैंडर के लाइसेंस की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने आती है तो वो क्या होगी, एडमिसिबल होगी। ठीक है। फिर है संपत सिंह वर्सेस भगवंती। अब संपत सिंह वर्सेस भगवंती का क्या केस है, ये केस ऐसा है, इसमें ये क्या हुआ था, संपत सिंह ने अपनी विल लिखी थी, भाई विल लिखी थी, सिंह था तो उसके पास भाई बहुत जमीन थी। संपत सिंह वर्सेस भगवंती, तो इसमें क्या हुआ, ये मैं पार्टी जो है ये पूरा फैक्ट नहीं है, इसको मत समझ लीजिए कि ये हाँ ऐसी चीज इसने ऐसे बोला, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। तो संपत सिंह वर्सेस भगवंती के केस में क्या हुआ, संपत सिंह ने विल लिखी, तो उसमें बोला गया कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे ही काम करेगी, प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम नहीं करेगी। सिंपल है, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम करेगी, विल की सर्टिफाइड कॉपी प्राइमरी एविडेंस के तौर पे काम नहीं करेगी। लास्ट केस हमारे पास है जे यशोदा वर्सेस श्रीमती के शोभा रानी। तो अब शोभा रानी का क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है उसके पास। तो उन्होंने ये बोला कि सेकेंडरी एविडेंस तब एडमिसिबल होगा जब प्राइमरी एविडेंस नहीं है। सेकेंडरी एविडेंस तब होगा जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए प्राइमरी एविडेंस लाया गया, किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, बोले किसी को एविडेंस को प्रूव करने के लिए प्राइमरी एविडेंस लाया गया, और वो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू भी वो जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो जो है क्या हो पाया, वो वैलिड नहीं हो पाया, वो प्रूफ नहीं हो पाया कि वो ऐसा है, सही, उसकी ओरिजिनलिटी प्रूफ नहीं हो पाई। तो आप जो है सेकेंडरी एविडेंस लाके उसकी फिर से बोले कि ओरिजिनलिटी प्रूफ करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं है। अगर प्राइमरी के थ्रू ही किसी एविडेंस को प्रूफ नहीं कर पा रहे, किसी फैक्ट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंडरी के थ्रू भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोला गया कि सेकेंडरी एविडेंस तब अवेलेबल होंगे जब प्राइमरी एविडेंस नहीं है, प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है उसके थ्रू प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला गया इस केस में। तो इन केस लॉज के साथ में इस क्लास को हम आज एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 65A 65B हम पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। Thank you so much. Thanks a lot for listening and
कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।